आज के शो में चीनी वजीर आजम का पीएम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, मुसल्लह अफवाज की सलामी। चीनी आईपीपीज पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं, वजीर खजाना का मौक़िफ़। चीनी वजीर आजम के दौरे पर सीपैक की तरक्की पर गुफ्तगू होगी, वजारत खारजा का मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल डी चौक पर एहतजाज करेगी या नहीं? एससीओ सरबराही इजलास के मौके पर बेवक्त एहतजाज और तहरीक इंसाफ, एहतजाजी सियासत से निजात कैसे? एससीओ का इजलास और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सिफान खान। एससीओ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, यानी मल्टीलैटरल जाविये से देखें, बायलैटरल जाविये से देखें तो पाकिस्तान की माशी, पाकिस्तान की तिजारती और ख़ास तौर पर कनेक्टिविटी के हवाले से इन ममालिक के माबैन और पाकिस्तान की तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम तरीन फोरम है। इसमें पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा कि उसकी एक अहमियत, मल्टीलैटरल अहमियत जो है इस पर उजागर होती है। और ऐसे में एक बात बड़ी ज़रूरी है समझना कि चाहे इसके बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ ये जो कॉन्फ्रेंस है, एससीओ इजलास जो है, ये किसी सियासी जमात की नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। ये नून लीग पीपल्स पार्टी नहीं, अगर क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है इस पर यकीनी तौर पर वजीर आजम और जो दफ्तर खारजा की कोशिशों से और सारी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन दिस इज पाकिस्तान। ये पाकिस्तान और मुल्क की सालमियत, मुल्क के अमन सलामती और मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन कॉन्फ्रेंस है। तो अगर कोई एहतजाज का ऐलान कर रहा है तो उससे किसी जमात को, किसी इदारे को कोई नुकसान नहीं, बल्कि मुल्क का नुकसान है। कोई अगर इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अपना बयान दे रहा है या नैरेटिव बना रहा है तो भी ये किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान है। इसहाक डार साहब ने इसमें बायलैटरल मुलाकातों और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान के माबैन कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी, इस पर गुफ्तगू की थी। क्या कहा था जरा सुनते हैं। लेट्स हियर इसहाक डार साहब ने क्या कहा था। जो डेलीगेशन आ रहे हैं एससीओ के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल, और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। इंडिया क्या बायलैटरल होगा तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है। हमने भी उनको बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो एससीओ के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो एससीओ के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा एससीओ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान होने, मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस का प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या क्या मुलाकातें और किन अहम उमूर पर बात, या मल्टीलैटरली क्या हो सकता है, बायलैटरल क्या तवक्कात हैं, इस पर उन्होंने गुफ्तगू करी। लेकिन साथ साथ जैसा मैंने कहा कि इसकी माशी, तिजारती, कनेक्टिविटी और हर लिहाज से, सिफारती लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल ये कॉन्फ्रेंस है। कोई अगर सियासत कर रहा है तो मुल्क के पाकिस्तान और मुल्क की सालमियत के खिलाफ ये सियासत हो रही है। आपको बताते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट पड़ चुकी है, यानी दो ग्रुप्स हैं, जो एक मुफाहमत चाहता है और एक मुज़ाहमत चाहता है। और अली अमीन गंडापुर के बारे में यही इत्तला थी कि उन्होंने कहा कि 75 करोड़ रुपए खर्चे अब तक हो चुके हैं इससे पहले होने वाले एहतजाजों में, और फंड्स की कमी भी है और जिसकी वजह से डी चौक का एहतजाज शायद नहीं होना चाहिए। और ये कहा गया है कि इन दो ग्रुप्स में बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, ये अहम तरीन बैरिस्टर सैफ शामिल हैं, और एक ग्रुप जो कि हम्माद अजहर हेड करते हैं और उसमें दीगर और उनके रफ़िका शामिल हैं, वो चाहते हैं कि इस एहतजाज को हर हाल में होना चाहिए। ताहम इस वक्त तक हमने देखा कि पंजाब में जो एहतजाज हुए 10, 15, 20, 50 लोग भी नहीं निकले थे। अगर खैर पख्तूनख्वा की रियासती वसाइल का इस्तेमाल ना होता तो शायद ये 100 लोग भी मुश्किल से होते, जिस तरह पंजाब के एहतजाज हमने देखा था। ताड़ा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर जो फूट पड़ी है
और सियासत जो हो रही है उस पर गुफ्तगू की थी कि कितनी अहमियत या कितना थ्रेट असेस कर रही है गवर्नमेंट इस एहतजाज को लेकर। क्या कहा, लेट्स गेट दिस। आपस में भी लड़े भिड़े हुए हैं, कोई कह रहा है करना चाहिए, हामिद खान साहब कह रहे हैं ना करो, अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं ना करो, कोई कह रहा है जी कर लेते हैं, चले जाते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर करा देते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये प्रोटेस्ट की मकसद क्या है। और ये देखें नॉन सीरियस सा प्रोटेस्ट है, ऐसे ही जो होती है ना, इसको मैं एम्प्टी थ्रेट कहूंगा। मैंने कल भी एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा ये एम्प्टी थ्रेट है। थिंग्स आर फाइन, द रेड जोन इज अ सेफ एंड सिक्योर एरिया। एयरपोर्ट से लेके रेड जोन तक मुकम्मल उसके गिरदोनवा को सिक्योर किया गया है। आर्मी डिप्लॉयड है, रेंजर्स डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, और अल्लाह का शुक्र है कि फुल प्रूफ और इमैक्युलेट अरेंजमेंट्स किए गए हैं सिक्योरिटी के। तो जरूर करें, अपने अपने घरों में खामोश एहतजाज जरूर करें, आपको पूरा हक हासिल है। बट ये जो शरपसंदी होती है ना कि किसी भी एक इवेंट को खराब करने के लिए कोई हल्की सी नेगेटिव बात कर देना, तो ठीक है, आपको अपनी नेगेटिव बात मुबारक हो, आप बिल्कुल अपने घरों में बैठ के एहतजाज की कॉलें दें। यहाँ पे तो फिलहाल बिल्कुल अमन सुकून है। तो नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आया। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये पूरी रियासत जो है उसकी वो चाहेगी कि ये कॉन्फ्रेंस पुरअमन तरीके से इसका इनेकाद हो और किसी किस्म का सियासी थ्रेट इस पर ना हो। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया ज़रा वो भी सुन लेते हैं। रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। बानी पीटीआई के लफ्ज़ इस्तेमाल कर, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। अब ये किस हद तक नीचे जाएंगे, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। मैं आपके सामने जो दो ट्वीट्स रखूंगा, एक तो वो उमर अयूब साहब की ट्वीट जिसके बाद ये पूरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ कि जो बानी पीटीआई है इमरान खान, उनके कान में दर्द है, 6 अक्टूबर से सूरज नहीं देखा, शदीद तकलीफ की हालत में है। और उसके बाद ही इस प्रोपेगेंडे का आगाज हुआ कि जैसे जुल्म व तशद्दुद उस कैद तन्हाई में हो रहा है उस शख्स के साथ। और उसके बाद एक और ट्वीट बड़ी देखें इंटरेस्टिंगली कि ये जिससे हमने कहा कि पाकिस्तान के लिए कॉन्फ्रेंस है, किस हद तक आप पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं। आपकी हुब्बुल वतनी पे हम यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन ये ट्वीट देखें मरियम रियाज भट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उसमें वो कहती हैं कि प्लीज सेंड ईमेल टू द फॉलोइंग एड्रेस ऑफ शंघाई कोऑपरेशन और टेल देम हाउ पाकिस्तानीज आर फीलिंग अबाउट पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन ऑफ द नेशनल हीरो एंड हाउ हिज लाइफ इज इन डेंजर। तो एक उन्होंने ईमेल एड्रेस शेयर किया है और उस पर उन्होंने लोगों को लिखा है कि आप इस पर ईमेल करके शिकायत करें। इस कॉन्फ्रेंस का ईमेल एड्रेस दिया हुआ है SCO@ जो भी आगे एड्रेस लिखा है कि आप इस पर ईमेल करके शिकायत करें कि ये जो है सद बानी पीटीआई के साथ जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, तो इस कॉन्फ्रेंस को ना करें। तो इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ यानी मुल्क के खिलाफ किस हद तक ये लोग जा रहे हैं, इससे थोड़ा सा अंदाजा जरा आप लगाएं। खेलदास साहब की तरफ चलते हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील साहब साबिक सफीर प्रोग्राम में साथ मौजूद है। खेलदास साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर मैं यानी एक होता है ना कि एक हद होती है गिरने की, यहां तक आएंगे यहां तक आएंगे, ये देखकर के ईमेल शेयर करके लोगों को कहा जा रहा है कि आप ईमेल करें SCO कॉन्फ्रेंस को और रोकें कॉन्फ्रेंस को, ये कहां तक जाएंगे, किधर, क्या एंड है कोई, इसका बॉटम है सर कोई? खेलदास साहब देखें, ये सरफियान साहब, ये मुलाकात बहाना है। शंघाई सरबराही इजलास जो है ना उसका वो निशाना है, CPEC निशाना है। और पहले भी 2014 में भी इन्होंने CPEC का जब जो चाइना का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा था, इन्होंने 126 दिन धरना दिया था। और जो बात आप कह रहे हैं कि इन्होंने ईमेल करनी है, तो आपको याद होगा इन्होंने IMF को खत भी लिखे हैं। Exactly. और ये जो भी पाकिस्तान के IMF को इन्होंने खत लिखा कि ना इनको पैसे ना दिए जाएं पाकिस्तान को, तो ये पाकिस्तान दुश्मनी में जिस तरह आगे निकल चुके हैं, या जो इनका आम आदमी भी अब जानता है। और जैसे इसराइल में इनके लिए इसराइल टाइम में इनके लिए आर्टिकल लिखे जाते हैं जो इनकी लॉबिंग होती है, और जो अमेरिकी सेनेटर जो हैं वो जो है खत लिखते हैं। ये सारी लॉबिंग फर्म करना, हायर करना, पाकिस्तान के सपह सालार के खिलाफ एहतजाज करना, उनके खिलाफ सोशल ट्रोल ये करना, ये सारा सिलसिला इस जमात ने शुरू किया हुआ है।
और ये पाकिस्तान के बिल्कुल ही इन्होंने सारी जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर ली है। नहीं, अच्छा अब ये तो बताएं ना खिलत साहब कि ये जो 15 तारीख को कह रहे हैं, तो ये होगा या नहीं होगा आपके ख्याल में, और आप क्या परसीव कर रहे हैं थ्रेट इसको ऐसा, या फिर आप समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है ये मामला? देखिए, इनके साथ ना वर्कर है ना लोग है। जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि वसाइल केपीके के लेकर दो हफ्ते पहले भी सीएम आए थे, मगर वो वसाइल केपीके के थे। तो अगर कोई भी इस तरह की हरकत करेंगे, आपको जैसे वजीर इत्तलात ने कहा कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला भी मौजूद है कि कोई एहतजाज नहीं कर सकता है। दूसरा कि सिक्योरिटी पाक फौज के और फोर्सेस के हवाले है पूरी रेड जोन की और इस्लामाबाद की। और वैसे भी इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए जो कानून पास हो चुका है, तो अगर ये कोई गैरकानूनी काम करेंगे, कोई कानून को हाथ लेने की कोशिश करेंगे, तो उससे हम कानून के तहत निपटेंगे। और ये अगर समझते हैं कि हम पाकिस्तान को जो इस तरह का जो बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जो हम मेज़बानी है हमारी, बेसिकली हम जो सरबराही कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान मेज़बान है, और उस मेज़बानी में अगर कोई ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का नाम खराब हो, तो मैं नहीं समझता कि हम इतने कमज़ोर हैं कि इनको इसी तरह ये करने दिया जाएगा। तो हम इसको, हुकूमत ने पूरी अपनी हिकमत अमली, इंतज़ामिया ने अपनी हिकमत अमली बनाई हुई है, हम इनसे निपटेंगे और हम इनसे बात भी करेंगे। ये नहीं कि ये मुलाकात का वक्त जो ये पहले भी बात कर सकते थे, ये बहाना बनाकर एहतजाज का, तो अगर इनको मुलाकात की ज़रूरत थी तो ये पहले बोल देते। तो ये ब्लैकमेलिंग करना कि 15 तारीख को आ जाएंगे, तो आ जाएं बेशक, तो देखें किस तरह ये आते हैं। और हमने पहले भी, अवाम ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, पब्लिक ने इनको सपोर्ट नहीं किया है, और ये वसाइल और सरकारी लोग लेके आए थे। और तो मैं समझता हूँ ये हमें कोई ऐसा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। और इंशाल्लाह ये जो मेज़बानी है पाकिस्तान की, ये तारीखी इवेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान में इस तरह हमेशा होता रहेगा इंशाल्लाह। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और उस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर जमील भी साथ होंगे। सिफारती लिहाज से कितनी अहमियत है, सियासी महाज पर हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं, और क्या चैलेंज है भी या बड़ा बनाकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई में फूटी खबरें हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, एससीओ कॉन्फ्रेंस, उस पर होने वाली सियासत, एहतजाज की सियासत क्या मुल्क के खिलाफ है। डॉक्टर जमील अहमद साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, साबिक सफीर हैं। जमील साहब, आप फरमाइएगा, बतौर एक साबिक सिफारतकार आप किस नज़र से देखते हैं एहतजाज ऐसे वक्त पर, एन जिस वक्त एक अहम तरीन मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है जिसकी? जी, अगर एहतजाज के मुहर्रिकात को ना देखा जाए तो ये एहतजाज बहुत ही गलत टाइम पर, अगर मुहर्रिकात सही भी हों एहतजाज के, तब भी ये एहतजाज गलत टाइम पर, क्योंकि 27 बरस के बाद अगर पाकिस्तान को ये एजाज हासिल हुआ है कि वो एक इसकी मेजबानी कर सके इतने बड़े एक इवेंट की, इतने बड़े एक जो शंघाई ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से जो उसकी जो अफादियत है उसमें वो मदम पड़ जाएगी अगर ये सिलसिला रहा तो। मुझे तो बड़ी खुशी होती कि अगर ये जो भी मुहर्रिकात थे, अगर बात यहाँ तक न पहुँचती, लेकिन मैं उस सियासत में नहीं जाना चाहता। सही। और हम भी आपसे बतौर एक एक्सपर्ट ऑन फॉरेन अफेयर्स ये मुझे बताइएगा जमील साहब के आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पे बायलैटरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फिर मल्टीलैटरल लेवल पे भी पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से क्या ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, पाक भारत के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? जी, ये तीनों पहलू इसके मैं बयान कर देता हूँ। पहला पहलू तो बायलैटरल लिहाज से, क्योंकि चाइना से हमारे पहले ही बहुत बेहतरीन ताल्लुकात, जिसको हम कहते हैं पहाड़ों से ऊंची, शहर से मीठी, समुंदर से गहरी, ये एक बड़ी अच्छी कहावत है और ये मिसाल देती है कि हमारे तो पहले से रिलेशन है। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर आई हैं चाइना के इस वक्त, और इस वक्त 11 साल के बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आया है पाकिस्तान में चाइना की तरफ से,
तो उसका देखें कि कितनी जल्दी सम्राट मिलना शुरू हो गए हैं। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट कर दिया। आबी वसाइल के बारे में हमारा मुआहदा हो गया। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं कि हम आबी वसाइल से फायदा उठा सकें, हमारे पास बड़े अच्छे आबी वसाइल हैं। फिर एक जो खूबसूरत बात हुई है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ कुछ मिनट पहले तक की, कि जिसमें कि एक स्मार्ट क्लासरूम, यानी चाइना के जो साइंस पढ़ाने वाले, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के लोग हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग वाले हैं, वो क्लासरूम में बैठा के हमारे नौजवानों ने मिलत को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और बाकी कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह का मामला वजह कर लिया जाएगा। और साथ साथ एग्रीकल्चर, जो कि हमारी नर्व लाइन है, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें ताउन की बात अभी जो न सिर्फ बात हुई है बल्कि उस पर मुआहदे और इन तमाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप को मजीद फाल कर दिया गया है ताकि उसमें हो। तो बाइलेटरल के लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना से न सिर्फ हमारे पहले से ताल्लुकात हैं, लेकिन इस दौरे के बाद चाइना वो मुल्क है जो कि शंघाई ताउन तंजीम में भी सबसे कलीदी मुल्क है, क्योंकि वो फर्क है, वो कस्टोडियन है इसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन का, जिसको कहते हैं कि वो डिपॉजिटरी है अगर यूनाइटेड नेशन के लैंग्वेज में। और इसी तरह बताएं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या पेशरफ्त बायलैटरली क्या तवक्को रखते हैं आप इस बारे में? नहीं, बायलैटरली तो ये बात वाजे हो गई कि जब हमारा भी वजीर खारजा गया था वहाँ, तो उस वक्त भी कोई बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी। और जब उनके वजीर खारजा आ रहे हैं तो ये बात पहले ही फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने ये अभी हमने सुना दिया है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई है। बायलैटरल के लिए पहले से ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है मुल्कों के दरमियान से। लेकिन मैं ख्याल है कि आपके नाज़रीन को थोड़ी सी तशनगी रह जाएगी अगर उसकी जो मैं बात कर रहा था शंघाई ताउन तंजीम के सम्राट की, वो अगर उसमें कमी रह गई। शंघाई ताउन तंजीम के जो सबसे बड़ा मुहर्रिक है वो चाइना है और जाहिर है रशिया फॉलो। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी है। हम सब जानते हैं 1910 से चाइना वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 1913 से सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। और चाइना की इकोनॉमी कोई तकरीबन 17-18 ट्रिलियन के करीब है। चाइना उस लिहाज से दुनिया की आंखों में इसलिए भी खटक रहा है, चाइना और रशिया की हम आहंगी जो है, और वो दोनों इसके बहुत ही फाल मेंबर हैं शंघाई ताउन तंजीम के। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो चाइना से हमारी दोस्ती और चाइना से हमारे बायलैटरल मफादात तो बहुत एड़ी चोटी का हमारा साथ है। तो हमें उसी हिसाब से मफाद की हमें फायदे भी। और मेरे ख्याल से ये तमाम चीजें भी आज दम तोड़ जाती हैं कि जब कहा गया कि सीपैक रुक गया या सीपैक और खास तौर पर पिछले दौर हुकूमत में, तो आज इस दौरे के बाद ये जो लोग कह रहे थे कि शायद चीन के हमारे डेट के हवाले से या हम डेट ट्रेट में एक प्रोपेगेंडा किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, तो वो चीजें भी दम तोड़ गई, वो अफवाहें दम तोड़ गई कि ताल्लुकात अच्छे नहीं है या सीपैक स्टॉल्ड हो गया है आज के बाद इस दौरे से। बड़ी इसके दो बड़े पहलू हैं। पहला पहलू इसका ये है कि प्राइम मिनिस्टर चाइना के अपनी स्पीच में कह चुके कि हमारे रिलेशंस और हमारी तरक्की के तरफ जो हम गामजन हैं, ये एक गैर मुतज़लज़ल हमारे इरादे हैं। तो गैर मुतज़लज़ल इरादों के आगे चाइना जैसी ताकत और पाकिस्तान शामिल, उसके आगे तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। और अब इसकी बात कर लें आप कि इसी किसको नहीं मालूम दुनिया में कि सीपैक BRI का एक फ्लैगशिप हिस्सा है। और सीपैक की अफादियत चाइना के इस बेल्ट एंड रोड के हवाले से, सीपैक की अफादियत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सीपैक की अफादियत जो आर्टिकल 3 है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हवाले से जिसमें कनेक्टिविटी की बात की गई है। और सीपैक और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न जिसके बारे में शो किया जा रहा है वेस्ट का, वो इसलिए शो किया जा रहा है कि वेस्ट का एक तसल्लुत जो इस पूरे एशिया और वो एज अ थ्रेट उसे समझते हैं। अच्छा जमीर साहब का मौका है, मैं खेलदा साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ अहम तरीन पहलू लेकर। खेलदा साहब, एक तरफ तो ये कुव्वतें हैं जो एक प्रोपेगेंडा कर रही थी चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात का, एक तरफ वो दहशतगर्द कुव्वतें हैं जो कराची एयरपोर्ट पे धमाके या चीनी जो हमारे भाई हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और मुसलसल बलूचिस्तान, कराची या और इलाकों में हमने देखा कि टारगेटेड अटैक्स हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी। तो और फिर एक तरफ वो हैं जो कि एहतजाज की कॉलें दे रहे हैं।
तो आप इन तीनों को कैसे देखते हैं, तीनों कुव्वतों को, जो दहशतगर्दी या सियासत या हर किसी और लिहाज से सीपैक और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को टारगेट करते हैं? खिलदा साहब। देख सैफान साहब, मैं उस सोच को एक जैसी सोच समझता हूं, क्योंकि 2014 में भी जब हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब पहला जो उनका दौरा था इंटरनेशनल, वो उसने चाइना का किया था, और उस वक्त 2014 में एक सीपैक का बड़ा जो आगाज़ होने जा रहा था, उस वक्त भी धरना दिया गया। अभी जब मैंने आपको कहा कि ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है सरबराही इजलास और मुलाकात, खेला साहब साथ हैं? खेला साहब से हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया है। खेला साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? नहीं, खेला साहब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो उनसे राब्ता मुनक़ता हुआ है। हम जब तक रिकनेक्ट करेंगे। डॉक्टर जमील साहब, आप बताइएगा कि ये जो सारी कुव्वतें एक्टिव हैं, आपने जो इंपॉर्टेंस बयान की अभी SCO की और साथ साथ पाकिस्तान ताल्लुकात की, तो इसको जो कुव्वतें थ्रेट समझती हैं, उनमें आप क्या समझते हैं, कौन कौन शामिल है? जो कुव्वतें इसको आप कह रही हैं कि खराब करना चाहते हैं, कि आपका ये सवाल exactly, है, और क्या जो डिट्रैक्टर है उसके हवाले से आप एग्जैक्टली तो डिट्रैक्टर तो देखें, जब जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप पर जब इतनी बड़ी चेंजेस आ रही हैं दुनिया के इस तमाम तस्वीराती माहौल में, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर तो दुनिया को इससे कम्पीट करना है ना। यानी कि एक तो फॉरेन पॉलिसी देके बहुत बड़ा मुल्क अमेरिका, उसकी फॉरेन पॉलिसी में खरीदी नुकता है कि किसी तरीके से चाइना को कंटेन किया जाए, और चाइना को कंटेन जब करने की बात आती है, सीपैक BRI उसमें सर फहरिस्त आ जाता है, और जब वो सर फहरिस्त आता है तो पाकिस्तान खुद ब खुद नमूदार हो जाता है उसमें से। तो इन तमाम चीजों को डिट्रैक्ट करने के लिए आप देखें कि जो इस वक्त सबसे ज्यादा फंडिंग हो रही है वो पाकिस्तान में इसी बारे में हो रही है। राह को ले लें, और भी कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि ये प्रोजेक्ट तकमील को पहुंचे या आगे बढ़े, इसलिए कि इससे दुनिया की पूरी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो रही है। तो उस लैंडस्केप को जिनके हाथों में इस वक्त भाग दौड़ है दुनिया की, यानी दुनिया यूनिपोलर से अगर मल्टीपोलर की तरफ खींची जा रही है, तो जो यूनिपोलर यानी जो चौधरी है वो इतनी आसानी से हर चीज को अपने हाथ से जाने तो नहीं देगा। हर किस्म की डिप्लोमेटिक कोशिश की जाएगी, हर किस्म की सियासी कोशिश की जाएगी कि डिट्रैक्टर इस मामले में जहां से जैसे जैसे जब रुकावट पैदा हो उसमें रुकावट पैदा करें। और ये रुकावट जो आपने कराची एयरपोर्ट पर देखा, जो दहशतगर्दी का या बाकी दहशतगर्दी चाइनीज के खिलाफ जो हो रही है, या उससे हटकर जो बलूचिस्तान में और सीपैक के हवाले से हो रही है, ये तमाम की तमाम इसका शाखाना मिलता जाके उसी जो अच्छा, इससे पहले कि मैं बड़ा एक अहम सवाल पूछूं, क्योंकि ये जहनों में है लोगों के कि माशी एतबार से इस SCO का हमारी जिंदगियों पे फर्क किस तरह पड़ेगा। यकीनी तौर पे मुआहदे हैं, MOUs हैं, तो हमने सऊदी वजीर सरमायाकारी का दौरा भी देखा, उसमें भी मुआहदे हुए, तो सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों पे यानी महंगाई पे, जो परचेसिंग पावर है उस पर भी फर्क पड़े। तो पहले सुनते हैं कि अता ताड़ साहब ने इन मुआहदों के हवाले से क्या कहा। लेट्स से दिस के क्या मुआहदे हो रहे हैं मलेशिया से और दीगर ममालिक से, एक्सपोर्ट के हवाले से क्या हो रहा है। लेट्स से दिस अता ताड़ साहब ने क्या। हाल ही में मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम यहाँ से होके गए और पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात को मजबूत करने के हवाले से, ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के हवाले से इत्तफाक हुआ, और पाकिस्तान मलेशिया को राइस भी एक्सपोर्ट करेगा, हलाल मीट भी एक्सपोर्ट करेगा, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। उनके जाते ही एक हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया, हेडेड बाय दी सऊदी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, और उन्होंने भी जो बातें कही पाकिस्तान के बारे में, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पाकिस्तान ने ये सफ़र तय किया है फ्रॉम रेड टेप टू रेड कार्पेट। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम 2.2 अरब डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं IT सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो नाज़रीन, ये कुछ माशी एतबार और तिजारत के हवाले से जो माहिदे हैं। खिलदा साहब, कितना फ़र्क आपको लगता है ज़िंदगियों पर, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग पर और माशी जो घरों की मईशत लोगों की उस पर पड़ेगा इन दौरों से, इस कॉन्फ्रेंस से? एक आम आदमी के जहन में ये सवाल है खिलदा साहब।
देखिए, पौने 4 साल की जो हुकूमत में पाकिस्तान तना हो गया था सिफारती लिहाज के हवाले से, हमारे दोस्त हमसे दूर हो गए थे, आपने देखा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो IMF से पीछे हटे थे तो दिवालिया के करीब था, तो तब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जो सियासत की बजाय मैं रियासत को तरजीह देता हूँ, और उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, और फिर मुसलसल उसकी क़यादत में सिफारती। और आज जब पाकिस्तान की आप मईशत देखें, पाकिस्तान में जो सिंगल डिजिट पे महंगाई जो 38% थी, हम मुश्किल दौर में 1 साल पहले थे, उससे निकल के आए हैं। खेलदार साहब से गालिबन हमारा राब्ता जी। खेलदार साहब आप साथ हैं जी, हम मेजबानी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो मईशत है, मैं समझता हूँ बेहतर जबरदस्त सिमत में चली गई है। पाकिस्तान तरक्की नहीं, लेकिन वो तो चले हुआ ये खेलदार साहब, लेकिन ये बताए ना कि अभी इस कॉन्फ्रेंस से और क्या फर्क पड़ेगा, या सऊदी में आपको क्या लगता है कितना फर्क आएगा, क्या माशी एतबार से हमें कितना फायदा, एक आम आदमी को कितना फायदा होने जा रहा है? देखिए, इसके मुआशी इंडिकेटर तो आपको इंफॉर्मेशन जो जरीदे हैं या जो रेटिंग है वो सारे आ रहे हैं आपके सामने है। मैं समझता हूँ इस मेजबानी से, और ये जो हमारे पास जो इतने बड़े हाई लेवल डेलीगेशन आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं मईशत के, वो खत्म होने जाएंगे। पाकिस्तान में एक इन्वेस्ट आ रही है, हम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हैं, हम किसी से कर्जा लेने नहीं जा रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट पैरों पे खड़ा होगा, और जाहिर है अगर पाकिस्तान पैरों पे खड़ा होगा, पाकिस्तान के आम आदमी को भी फायदा होगा। पाकिस्तान की अभी देखें ना, जो जिस धमाकों की आपने बात की, वो चाइनीज वो हमारे दोस्त थे जो आ रहे थे, IPP के लिए हमारी मीटिंग थी। तो ये इस किस्म की दहशतगर्दी या इस किस्म का एहतजाज, ये वही सोच है जो नहीं चाहती है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ अभी जो वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारे सिपाही सालार आसिम मुनीर साहब जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, SIAFC जिस तरह इंशाल्लाह उसके सम्राट मईशत काम कर रही है, तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान की जो आवाम को जो तकालीफ है, इनसे हम उसको निकालेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी उम्मीद है, दुआ है, और इंशाल्लाह ये अमन और सलामती माशी इस्तेहकाम पाकिस्तान को जो नसीब होगा, बिल्कुल इसके सम्राट आएंगे। मैं जमील साहब का बहुत शुक्रिया करूँगा, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। खेलदार साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्टर दिस ब्रेक से समराइज करने आएंगे सारी गुफ्तगू को, अहम तरीन दौरा SCO का, इस पर गुफ्तगू होगी। ब्रेक का नजर अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।